नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता इस चैनल अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जो हम लोग अपने यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको आईसीटी करवा रही हूँ, जिसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है। तो जिन लोगों ने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो लोग यूट्यूब चैनल पे जाके अपने पिछली क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्यूरी है, कुछ कमेंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आईसीटी, ठीक है। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास 4। तो आज के टॉपिक रहने वाले हैं आपके वेव ऑफ जनरेशन, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वेव ऑफ जनरेशन में आपका वेव 1.0 है, वेव 2.0 है, इसके बाद वेव 3.0 है, ठीक है। फिर है वेव 4.0। तो इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद है आपका लर्निंग, इसको एलएमएस को क्या बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए यूज होता है, तो जो जैसे टीचिंग फील्ड में है तो वो अपना कोई भी मॉड्यूल बना रहे हैं या फिर कोई चीज़ प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब मेन टीचर के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग अपने क्लासेस या लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक और यहाँ पे टर्म है 5G नेटवर्क, जिससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि अब आपको पता है कि 4G के बाद 5G भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार की चीज़ें सारी आ जाती हैं। तो देखते हैं हम लोग, आज हम लोग देखेंगे वेव ऑफ जनरेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जनरेशन ऑफ वेव क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेव आमतौर पर वेव के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट का पर्याय नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट का सबसे प्रमुख हिस्सा है। मतलब ये कि नेटवर्किंग सिस्टम है, ये इंटरनेट एग्जैक्ट इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उसका कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे तकनीकी नेटवर्क के आधार पर मनुष्यों से बातचीत करने के लिए तकनीकी सामाजिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। जिससे कि मतलब जो कम्युनिकेशन होता है हमारा ह्यूमन से, या फिर कह सकते हैं जैसे आप लोग एआई का देख सकते हैं, कैसे रोबोट वगैरह होते हैं कि वो ऐसे नॉर्मल बात करते हैं, लगता है कि कोई इंसान ही हमसे बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें किस प्रकार से हो पाई हैं, जो हमारी वेव ऑफ जनरेशन का भी कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। जो आप हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेव, अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आईसीटी भी काफ़ी इफेक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद वेब सबसे बड़ा परिवर्तनीय सूचना निर्माण है, जिसका विचार सबसे पहले 1889 में टिम बर्नर ली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 1889 में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, टिम बर्नर ली ने, ठीक है। इसके बाद वेब 1.0 को अनुभूति के वेब के रूप में, वेब 2.0 को संचार वेब के रूप में, वेब 3.0 के सहयोग के वेब के रूप में और वेब 4.0 को एकीकरण के वेब के रूप में पेश किया गया है। जैसे कि वेब के आगमन के बाद से वेब 4 पीढ़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जो 1.0 है वो किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन। मतलब कि हम लोग यहाँ पे वन वे केवल इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कुछ हमने इंस्ट्रक्शन दिया, जब वेब 1.0 के ऊपर काम करते हैं तो केवल उधर से रिस्पॉन्स आया। अभी क्या होता है कि हम लोग उधर से रिस्पॉन्स आया कि हम लोग अपनी क्यूरी भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आप लोग जैसे देख सकते हैं। इसके बाद जब आपका वेब 2.0 है, वो क्या है, वेव ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका था वेब 2.0 में। वेब 3.0 एज ए कोऑपरेशन, ठीक है, कि मतलब इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हो गए थे। कोऑपरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके इस पर काम करें। वेब 4.0 एज ए वेव ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंट्रोड्यूस सच एज, ठीक है, इंटीग्रेशन, इसमें और भी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये जो वेब 1.0 है तो इसमें क्या था, रीड ओनली, केवल रीड कर सकते थे। इसके बाद पेज व्यू, कोई पेज खुल के आ गया उसको आप पढ़ लो, डायरेक्टरी वगैरह है, वन वे इंफॉर्मेशन फ्लो, मतलब एक ही, मतलब केवल आपका सेंडर हुआ करता था, रिसीवर का उसमें कोई महत्व नहीं था, ठीक है। इसके बाद बैनर एडवर्टाइजिंग, जैसे जो आप लोग देख सकते हैं बैनर एडवर्टाइजिंग होती है तो उसमें वो भी वन वे ही होता है। इसके जब 2.0 आपका आया तो और भी चीज़ें बढ़ गई। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीड एंड राइट, मतलब केवल पहले रीड था फिर राइट हो गया, कंटेंट को शेयर करने लगे, ठीक है।
इसके बाद वेब एप्लीकेशन आपके आगे जो आप लोग ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, टैगिंग, टैग तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो हम लोग फेसबुक से समझ सकते हैं कि हम लोग कोई कुछ अपलोड कर रहे हैं तो टैग कर देते हैं अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी, ठीक है। ब्लॉग्स एंड विकीपीडिया आपका किस में आता है, वेब 2.0 में। इसके बाद इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग मतलब आप लोग देखते हैं टीवी वगैरह में आते हैं कि काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं इस प्रकार से। अब जो वेब 3.0 था उसमें और भी इन्हांसमेंट होता चला गया, ठीक है। इसमें सेमेंटिक वेब आपका आ गया, स्मार्ट एप्लीकेशंस आ गए, ठीक है। यूजर इंगेजमेंट एंड बिहेवियर, पोर्टेबल एवं पर्सनलाइज्ड, पोर्टेबल एवं पोर्टेबल एंड पर्सनलाइज्ड चीजें होने लगी, ठीक है। मल्टी डायरेक्शन इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब पहले केवल एक तरफ से था, फिर दोनों तरफ से हुआ, फिर मल्टी डायरेक्शन मतलब किधर भी इधर उधर, जैसे भी आप जैसे यहाँ पे तो इधर इधर ऐसे तरीके से वेब का संचार बढ़ने लगा, ठीक है। तो कितने टाइप के यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। तो 1.0 है उसका है, ये सबसे पहली पीढ़ी का है, मतलब सबसे पहला यही आया था आपका 1.0, जिसे किसने बनाया था, बर्नर्स ली। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो बर्नर्स ली हैं, इन्होंने 1.0 जो वेब हुआ करता था उसकी खोज की थी, ठीक है। ये रीड ओनली वेब था, आल्सो एज ए सिस्टमेटिक ऑफ कॉग्निशन, मतलब इसमें केवल पढ़ने योग्य चीजें हुआ करती थी, ठीक है। इसके 1.0 व्यवसायों के लिए लोगों तक अपनी जानकारी प्रसारित करने के लिए एक सूचना स्थान के रूप में शुरू हुआ, मतलब केवल ये सूचनाएं दिया करता था। प्रारंभिक वेब सीमित उपयोगकर्ता इंटरेक्शन या सामग्री योगदान प्रदान करता था और केवल जानकारी खोजने उसे पढ़ने की अनुमति देता था। केवल मतलब आपको कुछ सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए, मतलब आपका कोई डाउट है या कोई चीज़ है तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे, ठीक है। वेबसाइटों में स्थिर HTML पृष्ठ शामिल थे जो कभी कभार ही अपडेट होते थे। इसमें जो HTML पेज इंक्लूडेड थे जो कभी कभी कह सकते हैं कि अपडेट हुआ करते थे। वेबसाइटों का मुख्य लक्ष्य किसी भी समय किसी के लिए भी जानकारी प्रकाशित करना और ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करना। मेन आप यहाँ पे वेब 1.0 से समझ सकते हैं, केवल आप कोई चीज़ की सूचना ले सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं, बस इतना यहाँ पे हुआ करता था। वेबसाइटें इंटरेक्टिव नहीं थी और वास्तव में ब्राउजर वेयर जैसी थी, ठीक है। इसके बाद है वेबसाइटों के उपयोगकर्ता और आगंतुक बिना किसी प्रभाव या योगदान के केवल साइटों पर जा सकते थे और लिंकिंग संरचना बहुत कमजोर थी, मतलब केवल साइट पे आप विजिट कर सकते थे, एक दूसरे से कोई चीज लिंक नहीं कर सकते थे। वेब 1.0 के मुख्य प्रोटोकॉल HTTP, HTML और URL थे, ठीक है। इसके बाद फिर आया हमारा सेकेंड जनरेशन का, जिसको क्या बोलते हैं, वेब 2.0। तो इसमें क्या हुआ, वेब 2.0 2004 में डेल डफर्टी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये ही एग्जाम में या मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, द्वारा पढ़ने लिखने वाली वेब के रूप में परिभाषित किया गया था। तो कब किया गया, ये 2004 में, किसके द्वारा, डेल डफर्टी, यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसमें रीड राइट दोनों चीजें होने लगी, मतलब टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। वेब 2.0 प्रौद्योगिकियां सामाजिक संपर्कों में समान रुचियों वाली बड़ी वैश्विक भीड़ को इकट्ठा करने और प्रतिबंधित करने की अनुमति देती थी, ठीक है। वेब 1.0 2.0 के बीच कई अंतर हैं जिनका वर्णन पेपर अनुस्मारक किया गया है। इसमें क्या होता था, जैसे अब मान लो कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि केवल आप वहाँ पे सुनते ही हैं चीज़ों को, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू या कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, तो वो हो गया आपका वेब 1.0। इस प्रकार से उसमें चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। फिर वेब 2.0 आया, उसमें क्या हुआ कि आप भी अपनी बात रखने लगे, मतलब उधर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस चीज़ पे आप भी तर्क वितर्क कह सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होने लगा था, ठीक है। तो ये पहले से थोड़ा सा अच्छा होके आया, ठीक है। इसके देखते हैं वेब 2.0 कंप्यूटर उद्योग में एक व्यावसायिक क्रांति है जो इंटरनेट को एक प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाने और उस नए प्लेटफॉर्म पर सफलता के नियमों को समझने का प्रयास है। उन नियमों में से मुख्य यह है कि ऐसे एप्लीकेशन बनाए जो नेटवर्क प्रभावों का उपयोग करके बेहतर बनाए ताकि अधिक लोग इसका उपयोग
कर सकें। तो जो आपके एप्लीकेशन वगैरह इसमें ही स्टार्ट हो गए थे वेव 2.0 में। ठीक है, इसके बाद वेव 2.0 ज्ञान वेव, जन केंद्रित वेव, सहभागी वेव और पढ़ने लिखने वाले वेव के रूप में जाना जाने लगा। मतलब जन केंद्रित कैसे कि वहाँ पे अपनी भी कुछ समस्या या बात कह सकते हैं। सहभागी मतलब कि आपका भी कह सकते हैं कोऑपरेशन के रूप में वर्क करने लगे। पढ़ने और लिखने दोनों की चीजें होने लगी। पढ़ने के साथ साथ लिखने से वेव द्विदिशात्मक हो सकता है। वेव 2.0 एक प्लेटफॉर्म के रूप में वेव है जहां उपयोगकर्ता वेव 1.0 में उपयोग किए गए कई नियंत्रण छोड़ सकते हैं। मतलब उसमें एक आपको कंट्रोल होता था कि बस यही चीजें कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वेब 2.0 उपयोगकर्ताओं के पास कम नियंत्रण के साथ अधिक इंटरेक्शन था। मतलब नियंत्रण वेब 2.0 में भी कम था और इंटरेक्शन ज़्यादा था। ठीक है, वेब 2.0 न केवल वेब 1.0 का नया संस्करण है, वेब 2.0 के माध्यम से लचीले वेब डिजाइन, रचनात्मक पुनः उपयोग, अपडेट, सहयोगात्मक सामग्री निर्माण और संशोधन की सुविधा प्रदान की गई। ठीक, तो समझ में आ गया आपको वेब 1.0 क्या है, इसके अलावा वेब 2.0 क्या है। ठीक है, 1.0 वन वे कम्युनिकेशन, 2.0 में टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वेब 2.0 की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी थी, जैसे ब्लॉग हो गया आपका, जैसे ब्लॉग आप करते हैं तो उसमें कमेंट भी आते हैं ना, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। रियली सिंपल सिंडिकेशन, विकी हो गया जो आपका विकीपीडिया कह सकते हैं, मैसअप, टैग, फोल्क, सोनामी और टैग क्लाउड। तो ये सारी चीजें किसमें थी, वेब 2.0 में। अब यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस दिखाए गए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वेब 1.0 में क्या था, केवल रीडिंग थी, इसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों होने लगी। इसमें कंपनीज हुआ करती थी, इसमें कम्युनिटीज होने लगी, मतलब पार्टिसिपेशन होने लगा। ठीक है, क्लाइंट सर्वर, ये पीयर टू पीयर, मतलब इसमें केवल क्लाइंट सर्वर होता, तो ये पीयर टू पीयर, मतलब एक जगह जैसे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। HTML पोर्टल्स होते थे, इसमें XML और RSS यूज किया जाए। टैक्सोनॉमी, इसमें टैग। ठीक, विंग, इसमें शेयरिंग, मतलब इसमें कंट्रोल हुआ करता था, इसमें शेयर कर सकते थे। IPOs, इसमें ट्रेड सेल्स, इसमें क्या देखो वेब 1 पॉइंट का यहाँ पे एग्जांपल ये दिया गया है, जो नेट स्केप आपका हुआ करता था पहले। ठीक, अब जो वेब 2.0 है वो किसका उदाहरण है, गूगल का। ठीक है, इसमें वेब फॉर्म थे, इसमें वेब एप्लीकेशन थे, स्क्रीन स्क्रैपिंग थी, API। ठीक है, डायल अप, ब्रॉडबैंड, हार्डवेयर कॉस्ट, इसमें बैंडविड्थ कॉस्ट, इसमें लेक्चर केवल हुआ करता था। ठीक है, इसमें क्या था, कन्वर्सेशन था। ठीक है, एडवर्टाइजिंग थी, वर्ड ऑफ माउथ, सर्विसेज सोल्ड ओवर द वेब सर्विसेज। इसके बाद इंफॉर्मेशन पोर्टल्स, प्लेटफॉर्म। ठीक, तो यहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो गई होगी। अब गूगल तो आपको पता है कि गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग हैं, विकीपीडिया है, आप मतलब वहाँ पे अपने कुछ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिर आया वेब 3.0, तो इसमें क्या चेंजेज आए हम लोग देखते हैं। वेब 3 या सिमेंटिक वेब पर मशीन पठनीय सामग्री प्रदान करके मानवीय कार्य निर्णयों को कम करना, उन्हें मशीनों पर छोड़ना चाहता था। ठीक है, सामान्य तौर पर वेब 3 में दो मुख्य प्लेटफॉर्म, जिसमें सिमेंटिक टेक्नोलॉजी और सोशल कंप्यूटिंग वातावरण शामिल है। ठीक है, सिमेंटिक प्रौद्योगिकियां खुले मानकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें वेब शीर्ष पर लागू किया जाता है। सामाजिक कंप्यूटिंग वातावरण मानव मशीन सहयोग और कई सामाजिक वेब समुदायों को व्यवस्थित करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सोशल कंप्यूटिंग, हम लोग मतलब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सब किसके उदाहरण है, वेब 3.0 पे। ठीक है, वहाँ पे कम्युनिटीज भी अपने रोल प्ले करती हैं, जैसे ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विटर वगैरह पे होता है कि किसी चीज़ को लेकर अभियान चल रहा है तो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में किसका उदाहरण है, आपका वेब 3.0। ठीक है, इसके न्यूयॉर्क टाइम्स के जॉन मार्कॉफ ने 2006 में वेब तीसरी पीढ़ी के रूप में वेब 3.0 का सुझाव दिया था। अब ये आपको याद रखना है कौन थे, पहले कौन थे, सेकेंड में कौन थे, ये सब चीज़ें, ये पॉइंट आपको मेन याद रखने हैं। ठीक है, जॉन ये मार्कॉफ
कब दिया था? 2004 में। जैसे वेब 2.0 आपका 2006 में आया था। वेब 3.0 का मूल विचार संरचना, डेटा परिभाषित करना, विभिन्न अनुप्रयोगों में अधिक प्रभावी खोज, स्वचालन, एकीकरण और पुनः उपयोग के लिए उन्हें लिंक करना। ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ठीक, जैसे आप लोग ट्विटर कहीं देखते हैं, अभियान चलता है तो किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसको रीट्वीट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, वेब 3 नई सूचना धारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न डेटा सेटों को जोड़ने, एकीकृत करने और विश्लेषण करने का प्रयास करता था। इसमें मतलब आप एक से अधिक चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कोई नई एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ भी सकते हैं। ये डेटा प्रबंधन में सुधार करने, मोबाइल इंटरनेट की पहुंच का समर्थन करने, रचनात्मकता और नवीनता का अनुकरण करने, वैश्वीकरण घटना के कारण को प्रोत्साहित करने, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और सामाजिक वेग में सहयोग को विकसित करने में मदद करने में सक्षम है। ठीक है, तो समझ तो आ गया होगा आपको यहाँ पे क्या चीज़ है। ये ग्लोबलाइजेशन पे भी वर्क करें, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोग भी इसके थ्रू जुड़ सकते थे। ठीक है, इसके बाद वेब 3.0 को सिमेंटिक वेब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब की कल्पना वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ने की थी। इनकी कल्पना टिम बर्नर्स-ली जो वेब 1.0 के आविष्कारक थे उन्होंने की थी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको क्या बोलते हैं? W3C में एक समर्पित टीम है जो सिस्टम में सुधार, विस्तार और मानकीकरण के लिए काम कर रही है, और भाषाएं, प्रकाशन और उपकरण पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। इसमें अब क्या होने लगा कि जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग भाषा में आपको चीज़ें दी जाती हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐड होता चला गया। पहले आपने देखा कि खाली वन वे कम्युनिकेशन था, फिर टू वे कम्युनिकेशन हुआ। अब इसमें क्या होगा कि मल्टीपल कम्युनिकेशन हो गया। अब मल्टीपल चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में आप चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? भाषा, मतलब आपकी जो भी भाषा है उसमें आप चीज़ों को नेट के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सिमेंटिक वेब एक ऐसा वेब है जो चीज़ों को एक दृष्टिकोण से प्रदर्शित कर सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ कह सकता है। ठीक है, सिमेंटिक वेब का मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य वेब को केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि मशीनों के लिए भी पठनीय बनाना है। मतलब सिमेंटिक वेब का है, जैसे आपने अब देखा है कि जैसे इंग्लिश में आपका कंटेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब आ गई हैं कि उसको किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप टाइप करेंगे तो वो वहाँ भी तो मशीन का कह सकते हैं कोडिंग का उपयोग हो रहा है जो उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिया गया, क्या क्या चीज़ें ऐड होती चलेगी। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आया लेटेस्ट जो अभी चल भी रहा है, वेब 4.0। वेब 4 बुद्धिमान अंतःक्रियाओं के साथ पढ़ने, लिखने, निष्पादन समवर्ती वेब के रूप में होगा, लेकिन अभी भी इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। मतलब ये इस पर काम हो रहा है, इसकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट भी हो गई हैं, लेकिन कह सकते हैं कम्प्लीटली अभी चीज़ें नहीं हुई हैं। ठीक है, वेब 4.0 को सहजीवी वेब के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें मानव मस्तिष्क और मशीनें सहजीवन में बातचीत कर सकते हैं। मतलब जो आप आजकल देख रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आप इंसान हैं तो आप मशीन मतलब रोबोट को कुछ बताते हैं तो वो आपकी फीलिंग्स को समझेगा, सारी चीज़ें हैं वो उसी प्रकार से आंसर भी देगा। तो ये वेब 4.0 का मेन उदाहरण क्या हो गया? AI जो आपकी वर्क करना लगभग लगभग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वेब 4 अभी भी प्रगति पर एक भूमिगत विचार है और यह कैसे होगा इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। वेब 4.0 को सहजीवी वेब के रूप में भी जाना जाता है। सहजीवी मतलब कह सकते हैं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जैसे आप एक इंसान से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप मशीन के साथ ऐसी चीज़ें इंटरेक्ट कर पाएंगे। सहजीवी वेब के पीछे का सपना सहजीवन में मनुष्य और मशीनों के बीच बातचीत है। ठीक है, वेब 4.0 का उपयोग करके दिमाग नियंत्रित इंटरफेस जैसे अधिक शक्तिशाली इंटरफेस बनाना संभव, मतलब वो आपके दिमाग को भी पढ़ सकता है। इस प्रकार से चीज़ें बनाने की कोशिश हो रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक भी हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मशीन और इन सब पे काफ़ी मूवी भी बनी है कि मशीन कैसे यूज़ करते हैं लोग, अपना क्लोन वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, मतलब मूवीज़ में अभी दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी कभी भी इस पे काम चल रहा है चीज़ें।
होने में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सरल शब्दों में मशीन वेब की सामग्री को पढ़ने में चतुर होगी और बेहतर गुणवत्ता प्रदर्शन के साथ वेबसाइटों को तेजी से लोड करने और अधिक कमांडिंग इंटरफेस बनाने के लिए पहले क्या निष्पादित करना है इसे क्रियान्वित और निर्णय लेने के रूप में प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, मतलब आपने जैसे सिंबल कुछ इशारा ही किया तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वेब 4.0 वेब ओएस, इसको क्या बोलते हैं? वेब ओएस। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडलवेयर की तरह होगा जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करना शुरू हो जाएगा। वेब ओएस मानव मस्तिष्क के समांतर होगा और अत्यधिक बुद्धिमान इंटरेक्शन के एक विशाल वेब का तात्पर्य होगा। ठीक है, अब समझ लो पूरा मनुष्य ही ये बना दे रहे हैं, मतलब मशीन के रूप में आपको मनुष्य देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 4.0 और इसकी तकनीक के बारे में कोई सटीक जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वेब बुद्धिमान वेब बनने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जो अभी हम लोग बात करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग भी चीज़ें देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे रील्स वगैरह देखते हैं तो एआई का प्रयोग करके कोई भी इंसान का एकदम वैसे ही चीज़ें दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी खतरनाक भी होने वाली है, काफ़ी इसका फायदा भी होने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी थी जनरेशन ऑफ वेब, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो एलएमएस, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि एलएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक सामग्री और संसाधनों के प्रबंधन, वितरण और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब आपको टीचिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी डिलीवरी करना है, ट्रैकिंग कैसे करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ऐप वगैरह होते हैं, मतलब आपने कोई कोर्स लिया तो आप उनको आपको नोट्स देने हैं, तो ये सारी सिस्टम जो भी वर्क करता है वो किसके थ्रू वर्क करता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक एप्लीकेशन होता है ना, उस पर जाके आप कोर्स लेते हैं, फीस जमा करते हैं, उस पर फिर क्लासेज आती हैं। ठीक है, एलएमएस का उपयोग आमतौर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण, प्रशिक्षण और शैक्षिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। मतलब जो आप ऑनलाइन शिक्षण करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग होती है, ऑनलाइन लर्निंग होती है, उन सबका उपयोग किसके थ्रू किया जाता है? एलएमएस के थ्रू। ठीक, आईसीटी के संदर्भ में एलएमएस कैसे कार्य करता है इसका एक यहाँ पे अवलोकन आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे सामग्री प्रबंधन, एक एलएमएस शिक्षकों को, प्रशासकों को विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे पाठ, दस्तावेज, चित्र, वीडियो और प्रस्तुतियां अपलोड करने की अनुमति देता है। इस सामग्री को पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, पाठ या अन्य उपयुक्त संरचना में व्यवस्थित किया जा सकता है। सामग्री मतलब मान लो जैसे अब उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, इनके एप्लीकेशन होते हैं, उसमें क्लासेज आती हैं। तो क्या होता है कि आप वहाँ पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, टीचर्स आपको जवाब देंगे, या फिर कोई आप वीडियो क्लिप, चित्र या इमेज भी सेंड कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये किसके थ्रू होती है? आपकी एलएमएस के थ्रू। पाठ्यक्रम निर्माण और प्रबंधन, शिक्षण एलएमएस के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम डिजाइन और संरचना कर सकते हैं। इनमें पाठ्यक्रम सीखने के उद्देश्य, मूल्यांकन विधियों और पाठ योजना को परिभाषित करना शामिल है। ठीक है, इसमें मतलब सीखने के उद्देश्य, पाठ योजना क्या है, जैसे नहीं आपका टाइम टेबल आ जाता है कि संडे को ये क्लास होगी, मंडे को ये होगी, इस प्रकार से, उसी प्रकार से जैसे यूट्यूब में भी आप देखें शेड्यूल हो जाती है क्लासेस की, इतने बजे क्लास आपकी होगी, इस प्रकार से। एलएमएस सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए इंटरेक्टिव और आकर्षक सामग्री के रूप में सक्षम बनाता है। इसमें आप 3D चीज़ें में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि डिजिटल बोर्ड वगैरह आते हैं तो उसमें 3D, उसको पूरा 3D तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रही है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। ठीक है, इसके बाद है उपयोगकर्ता प्रबंधन। एलएमएस शिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों, प्रशासकों, अन्य प्रासंगिक हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता खातों के निर्माण का प्रबंधन को सक्षम बनाता है। विभिन्न सुविधाओं, संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता भूमिकाएं और अनुमतियां सौंपी जाती हैं। ठीक है, मतलब जो उपयोग कर रहा है उसके लिए एक कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन बनाता है, वो किसी प्रकार से भी टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है या फिर उनसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद नामांकन और पंजीकरण, शिक्षार्थी स्वयं नामांकन कर सकते हैं या प्रशासकों द्वारा विशिष्ट पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, पंजीकरण, कोड या अधिकृत व्यक्तियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अन्य तरीके शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे
आपको किसी की टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपना नाम डालते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, फिर आपके मोबाइल पे क्या आता है OTP। जैसे मान लो कोई फॉर्म ही भरते तब भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, तो वही पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे छात्रों का पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो ये चीज़ें होती हैं वो आपके किसके थ्रू हो पाती हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। संचार और सहयोग, कई LMS शिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों और साथियों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए चर्चा मंच, संदेश और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे संचार उपकरण प्रदान करते हैं। ये सुविधाएं सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ाती हैं और प्रश्न पूछने, विषयों पर चर्चा करने और समूह परियोजनाओं पर काम करने के अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें बढ़ाती हैं। जैसे आपने गूगल मीट वगैरह देखा है, जूम मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक तो डायरेक्ट आप अपने टीचर या जिससे भी सीख रहे हैं उससे बात कर सकते हैं, प्लस जैसे इमेज के थ्रू आप कुछ पूछ सकते हैं, कोई आपने इमेज भेजी तो वो आप भेजेंगे, उधर पहुंच जाएगी, आप उनको समझा सकते हैं। या फिर टीचर को आपको समझाना है तो वो अपनी पूरी स्क्रीन आपको शेयर कर सकता है, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लासरूम की तरह पढ़ा सकता है। ठीक है, इसके बाद मूल्यांकन और असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो LMS क्विज, असाइनमेंट, परीक्षा और अन्य मूल्यांकन बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। प्रशिक्षक इलेक्ट्रॉनिक रूप से सबमिट किए गए कार्य पर ग्रेड दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। सिस्टम शिक्षार्थियों की प्रगति और प्रदर्शन पर रिपोर्ट और विश्लेषण भी तैयार कर सकता है। अब क्या है कि इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, क्विज वगैरह बना सकते हैं, असाइनमेंट है, और फिर जो भी बच्चों ने जैसे जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट उसमें किया है तो उसको पूरा एक वो आ जाती है कि अब कौन सी रैंक आपकी आई है, क्या सब चीज़ें हैं। तो ये किसकी वजह से हो पाती हैं, ये सारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ही हो पाती है। प्रगति ट्रैकिंग, मतलब छात्र की क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, जैसे पहले कौन सी रैंक आई थी, पहले कितने क्वेश्चन सही हुए थे, पहले उसको कितनी चीज़ें समझ में आती हैं, इस सबको भी आप ट्रैक कर सकते हैं LMS के थ्रू। ठीक है, इसके बाद अनुकूलन और व्यक्तिकरण, किसी LMS को अक्सर किसी संगठन या शैक्षणिक संस्थान की ब्रांडिंग और विशिष्ट आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए अनुकूलित किया जाता है। शिक्षार्थियों के पास अपने सीखने के पथ या प्राथमिकताओं को चुनकर अपने सीखने के अनुभव को निजीकृत करने का भी विकल्प होता है। मतलब कि छात्र हैं कि आपसे पर्सनल भी वहाँ पे टॉक कर सकते हैं, या फिर पूरे ग्रुप में आपसे बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी ऑनलाइन क्लासेज या टीचिंग लेता है तो उसको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, किस वजह से हो पाती हैं, यही सब चीज़ें हैं कि ये सारी सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं, इसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। मेन ये टीचिंग के लिए उपयोग होता है, उसमें लर्न भी कर सकते हैं बच्चे, स्टूडेंट। ठीक है, अन्य उपकरणों के साथ एकीकरण, LMS अन्य ICT उपकरण प्लेटफॉर्म जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल लैब, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और बाहरी सामग्री रिपोजिटरी के साथ एकीकृत हो सकते हैं। ये एकीकरण सीखने के अनुभव की बहुमुखी प्रतिभा और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब जैसे मान लो कि YouTube पे क्लास होती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जैसे लाइव क्लास लेनी है तो आप जो दूसरे ऐप है जैसे गूगल मीट है, वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है तो उसको आप सीधा डायरेक्ट यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। तो ये भी किसके अंडर में आ जाता है, आपका LMS के अंदर। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो ICT के टूल्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, मतलब इसके थ्रू डेटा सुरक्षा गोपनीयता भी रहती है। ऐसा नहीं कि बच्चे का सारा डेटा सबको पता हो गया है, जो बच्चा है उसको उसकी चीजें ही दिखेंगी। ठीक है, ICT के संदर्भ में एक LMS एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। कुशल, प्रभावी और स्केलेबल शिक्षण और प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक विकास दोनों का समर्थन करता है। मतलब औपचारिक शिक्षा और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, तो दोनों के विकास में ये कार्य करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो LMS के अंदर आते हैं, जो इनके एग्जाम्पल है जिनके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो आपको मूडल हो गया। ठीक है, मूडल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ओपन सोर्स LMS प्लेटफॉर्म में से एक है। मतलब ये फ्री है, आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने, उपयोगकर्ताओं को प्रतिनिधित्व करने और संचार और सहयोग की सुविधा के लिए सुविधाओं का एक मजबूत सेट प्रदान करता है। ठीक है, मॉड्यूल, टेस्ट, मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव गतिविधियां सहित विभिन्न प्रकार के
सामग्री का समर्थन करता है। इसमें आप मतलब वीडियो क्लिप वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी क्लास में। ये मूल्यांकन, ग्रेडिंग, शिक्षार्थी की प्रगति पर नजर रखने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है। ठीक है, मतलब सारा सिस्टम आपका एक ही जगह पे हो जाता है। ठीक, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मॉडल कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ पे होता है कि आप अपनी क्लासेस वगैरह या कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव वे में। इसके बाद इसी प्रकार से होता है कैनवास होता है आपका। ठीक है, ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। इसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं कि अपनी क्लास को इंटरेक्टिव कैसे बनाएंगे, मोबाइल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके उदाहरण। कैनवास हो गया आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड लर्न हो गया। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड लर्न भी एक LMS है, जिसके थ्रू आप इसमें क्या क्या फीचर्स हैं डिस्कशन कर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं, ग्रेड वगैरह देख सकते हैं, बच्चों को मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है ब्लैक बोर्ड लर्न, ये इसका सिंबल है। इसके बाद गूगल क्लासरूम, ये तो काफ़ी फेमस है। जो गूगल के जितने ऐप हैं, जैसे गूगल फोटोज़ होती हैं, गूगल मीट है, उसी प्रकार से आपका गूगल क्लासरूम होता है। तो ये गूगल की तरफ से दिया हुआ ये है। ठीक है, गूगल वर्क स्पेस ऐप के साथ सहजता से एकीकृत होता है। ये शिक्षकों को असाइनमेंट बनाने और प्रतिबंधित छात्रों के साथ संवाद करने, फीडबैक प्रदान करने की अनुमति देता है। गूगल क्लासरूम K2 शिक्षा सेटिंग में विशेष रूप से लोकप्रिय है। K2 मतलब जो क्लास 12 तक के बच्चे हैं, उनके ऊपर ये विशेष ध्यान देता है, उनकी मतलब शिक्षा की सेटिंग में ये कार्यरत रहता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आप सिंबल होता है, आप देख सकते हैं। जब अपनी जीमेल खोलते हैं, आपका जीमेल अकाउंट तो होगा, तो वहाँ पे ऐसे बना होता है। तो नीचे जो जितने ऐप दिए, तो आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि गूगल क्लासरूम उसमें दी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और आप होता है एडमेडो, ये भी K2 कक्षाओं के लिए डिजाइन किया हुआ एक बनाया गया है। ठीक है, एडमेडो में माता पिता अभिभावक संचार सुविधाएं भी शामिल है। इसमें मतलब पेरेंट्स मीटिंग्स भी आप अरेंज करवा सकते हैं, एक दूसरे पेरेंट्स भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एमिडो हो गया। इसके बाद स्कोलॉजी एक LMS है, जिसमें वैकल्पिक शिक्षण और सहयोग पर केंद्रित है। इसमें भी आपको पाठ्यक्रम सामग्री प्रबंधन, सामग्री मूल्यांकन, चर्चा के लिए उपकरण प्रदान किए जाते हैं। स्कूली शिक्षा बाहरी उपकरणों और संसाधनों के साथ एकीकरण पर जोर देती है। ठीक है, तो ये सब ऐप है जो LMS के उदाहरण है, स्कोलॉजी। ठीक है, इसके बाद ब्राइट स्पेस है आपका, ये भी इसी प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और भी यहाँ पे हैं टेलनेट है, टैलेंट LMS है। ये भी होता है कि शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच कैसे इंटरेक्शन रहने वाला है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आप समझ तो गए होंगे जो ऐप वगैरह होते हैं, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन क्लास कहीं पे ली है, आप पैसे देते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से ऐसे क्लासेस अलग अलग मिलती है, पूरा शेड्यूल मिल जाता है। आपने कोई टेस्ट दिया है, उसको आपकी रैंक मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 5G, जो अपनी टेक्नोलॉजी चल रही है उसका क्या है। ठीक है, क्योंकि अब 4G तो लगभग बंद ही हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, 5G ही आने वाली है, आ भी चुकी है। 5G अब 5वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीकी मोबाइल नेटवर्क तकनीकी की नवीनतम पीढ़ी है, जो अपने पूर्ववर्ती की तुलना में गति, क्षमता, विलंबता और कनेक्टिविटी के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति लाने का वादा करती है। मतलब आपने देखा कि सबसे पहले 2G वगैरह था, कितनी स्लो प्रोसेसिंग हुआ करती, फिर 3G आया, फिर 4G आया, तो अब 5G है, तो इसकी स्पीड भी उसी प्रकार से बहुत तेज रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 5G पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क, जो 1G 2G 3G 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। ये एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाते हैं, जिसे मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सहित वस्तुतः सभी को और हर चीज को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे और भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में स्पीड का परीक्षण 20 Gbps मतलब गीगाबाइट प्रति सेकंड तक किया गया है, जबकि ज़्यादातर मोबाइल 4G इंटरनेट में कितनी होती थी आपकी 1 Gbps। तो यहाँ पे कितनी 20, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4G में कितनी थी आपकी 1 Gbps, मतलब आपकी ये स्पीड हुआ करती थी। अब जो आपका 5G आ गया है, तो इसमें क्या होगी 20, अब देखो पूरा 20 गुना इसकी स्पीड ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, भारत में 5G सेवाएं लॉन्च लगभग 6 महीने
हो गए हैं, मतलब 6 से ज़्यादा ही हो गए हैं। नई पीढ़ी की तकनीकी नेटवर्क कनेक्टिविटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान किया था। ये आपको डेट याद रखनी है कि इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, और आपकी स्पीड भी आपको याद रखनी है, ठीक है, स्पीड कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, जो 1G आया था, ठीक है। तो 1G 1997 हमारे बेसिक वॉइस सर्विसेज इसमें थी, और 50 kbps स्पीड थी, ठीक है। ये स्पीड आपको याद रखनी है क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। इसका जो सेकेंड आपका आया 1998 में, इसमें क्या था कि आपकी स्पीड कितनी होगी 250, यहाँ 50 से 250 kbps हो गई। इसके बाद फिर आपका आया 3G, तो 2001 में आया, ठीक है। इसमें और भी आगे वीडियो कॉल्स वगैरह हो गए, मोबाइल टीवी ये सब 2001 में। स्पीड कितनी इसकी रही 384 kbps, ठीक है। इसके बाद फिर 4th जनरेशन आई, जो अभी हम लोग यूज भी कर रहे हैं, तो ये 2010 में आई, ठीक है। डिज़ाइन किसके द्वारा कि इसमें वीडियो कॉल, मोबाइल टीवी, HD 3D क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग ये सब सिस्टम हुए। इसके बाद स्पीड इसकी कितनी थी 50 Mbps, ठीक है। अब आपका है 5G, 2020 से लगभग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा, यहाँ पे दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन हो गई हैं। इनफाइनाइट डेटा रहने वाला है, डिजिटल इस प्रकार कनेक्टिविटी रही, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रही, स्पीड रही। स्पीड आप लोग यहाँ देख सकते हैं 6400 Mbps, ठीक है। मतलब जो किसके बराबर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख kbps। अब आपका सबसे पहले 50 kbps से स्टार्ट हुई थी चीज़ें, अब स्पीड कितनी हो जाएगी 10 लाख। तो आप लोग खुद सोचो इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, कितनी कनेक्टिविटी होगी इसकी, ठीक। तो ये आपकी जनरेशन से है, और इसके फीचर्स क्या रहने वाले हैं कि इसकी स्पीड और गति क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4G की कितनी हुआ करती थी। इसके बाद है कि कम विलंबता, मतलब आपको कम टाइम लगेगा 4G। जब आपने 2G का भी शायद कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होगा, तो उसमें बहुत धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक डाउनलोडिंग में ही टाइम लग जाता था, तो फिर आपकी स्पीड बढ़ी। अब जब 5G आएगा तो 5G और भी स्पीड के साथ आएगा, मतलब चीज़ें आपकी सेकेंड्स में हो जाया करेगी। इसके बाद हायर कैपेसिटी इसकी होगी, 5G की कैपेसिटी भी काफ़ी हायर होगी, ठीक है। इसके बाद है इन्हांस कनेक्टिविटी। अब जब स्पीड तेज होगी, सारी चीज़ें होगी, जल्दी जल्दी वर्क होगा और स्पीड से होगा, तो जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी भी इन्हांस होगी, ठीक है। इसके बाद यूजेज एंड केसेस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उपयोग के मामले और अनुप्रयोग, स्मार्ट शहर, 5G, स्वास्थ्य देखभाल, इन सब के ऊपर भी अच्छे से काम हो सकता है। जो वाहन आपके हैं उनका भी अलग ही सिस्टम हो जाएगा 5G के द्वारा। औद्योगिक स्वचालन, मतलब इंडस्ट्री वगैरह हैं उनमें भी काम जल्दी जल्दी हुआ करेंगे, मतलब ज़्यादा काम भी इंक्लूड हो जाएगा। संवर्धित आवासीय वास्तविकता, इसकी बैंडविड्थ भी काफ़ी स्पीड में रहेगी। दूरस्थ कार्य और सहयोग, मतलब जैसे अभी देखते हैं वीडियो कॉल वगैरह होती है तो थोड़ा कभी नेटवर्क इशू ये सब चीज़ें होती हैं, और 5G में एकदम आपको क्लियर कट HD में दिखेगा सब कुछ, ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद बुनियादी ढांचा और तैनाती, मतलब इसका बुनियादी ढांचा जो पिछली पीढ़ी की तुलना में छोटी कोशिकाएं एंटीना के सघन बुनियादी ढांचे की संभवता होगी। पहले आपने देखा था कि एंटीना में बड़ी चीज़, अब इसकी जो भी चिप वगैरह है या जिसकी यूज की चीज़ें हैं वो और भी छोटी हो जाएंगी और स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद स्पेक्ट्रम बैंड, इसकी जो बैंड है स्पीड की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आवृत्ति बैंड एक श्रृंखला में काम करता है, प्रत्येक बैंड के अपने अपने फायदे हैं। कम बैंड व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं लेकिन गति कम होती है, ठीक है। और इसकी उच्च बैंड अधिकतम गति प्रदान करते हैं और इसकी सीमा सीमित होती है, ठीक है। तो स्पीड मतलब और भी बढ़ने वाली है टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जिन लोगों को ICT समझ में नहीं आती है वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, जब 5G आएगा तो उसको कैसे फिर हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। सुरक्षा गोपनीयता भी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि ये ध्यान देने योग्य है, 5G नेटवर्क को रोल आउट एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नियामक अनुमोदन, स्पेक्ट्रम नीलामी, बुनियादी ढांचे की तैनाती
और डिवाइस सक्षमता शामिल है। सितंबर 2021 में जानकारी के अनुसार दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में 5G की तैनाती जारी थी। विभिन्न देशों और दूरसंचार कंपनियों कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थी। मतलब 2021-2022 से इसका लगभग थोड़ा काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी 5G थी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वेव ऑफ जनरेशन पढ़ा। इसके बाद हम लोग ने सीखा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टूल होते हैं, हम लोग उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी ICT की आज की क्लास थी। और HN अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिसकी जो भी अपडेट आते हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट है या कुछ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी लोग UGC नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों के द्वारा टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पेपर 2 की भी स्टार्ट होगी, जैसे हिंदी है, आपका ज्योग्राफी है, तो पेपर 2 भी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके बाद पेपर 1 तो आपका चल ही रहा है और काफ़ी बच्चे ऐड भी हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा अनुमान लगा पाएँ किस प्रकार की आपकी तैयारी है। और सारे डाउट और जो भी आपकी क्यूरी होती हैं वो हम लोग ऑडियो, वीडियो या फिर मैसेज के थ्रू सॉल्व करते हैं। पूरी HN अध्ययन की टीम उसमें लगी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको भी अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ देना है तो आप लोग HN अध्ययन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी लिंक वगैरह आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और जैसे अंतिमा मैम ने भी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं इसके ऊपर, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।